बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम नया आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ एक्टिव फ़िल्टर्स। एक्टिव फ़िल्टर स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में आई गेस एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जो हम डेटा कन्वर्टर्स कर रहे थे वो डेटा कन्वर्टर्स बेसिकली सेड्रस स्मिथ का कौन सा चैप्टर है। तो डेटा कन्वर्टर जो है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 9 में डेटा कन्वर्टर्स देखेंगे तो डेटा कन्वर्टर्स में जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैं वो तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो इतनी वेल एक्सप्लेन नहीं होंगी जिस तरह से मैंने आपको कराई थी आर टू आर लेडर और समर बेस्ड जो थी। लेकिन जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसमें फ्लैश टाइप होगी और शायद उसके अलावा जो बाकी हमने कवर की थी दो कॉन्फ़िगरेशंस वो उस तरह से मौजूद ना हो। तो उनके लिए आपको फिर जो मेरे लेक्चर नोट्स हैं उन्हीं को ही रेफ़र करना होगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव फ़िल्टर्स वाला पार्ट। तो उससे पहले मैं जो है वो लेक्चर शेयर करता हूँ अभी आपके साथ स्क्रीन के ऊपर। एक चीज़ और मैं क्लास के स्टार्ट में भी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अब से जो आपका डेटा अपलोड होगा, जितना भी वो आपका जो न्यू गूगल क्लासरूम है उसके ऊपर अपलोड हुआ करेगा। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे जो हमारा न्यू गूगल क्लासरूम है जो कि आपके एयू डोमेन के ऊपर है उस पे अपलोड होगा। सो दैट्स व्हाई गेट रजिस्टर्ड टू दैट पर्टिकुलर गूगल क्लासरूम एज सून एज पॉसिबल। प्लस जो है वो असाइनमेंट जो मैंने आपको लास्ट वीक एक थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने को कहा था वो असाइनमेंट भी मैं उसी गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूँगा और उसी पे ही उसकी सबमिशन भी होगी। और नेक्स्ट मंडे जो है उसकी जो आपकी क्लास होगी उसमें आपका क्विज़ होगा। अब क्विज़ किस पार्ट में से होगा वो इस वीक की जो लास्ट क्लास है यानी वेडनेसडे की क्लास है उसमें मैं बता दूंगा कि क्विज़ के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको आपने कवर करना है जिसमें से आपका क्विज़ होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं अगेन मैं बता दूं कि आज से जितना भी हमारा क्लासेस का डेटा होगा वो अपलोड हुआ करेगा न्यू गूगल क्लासरूम पे और उसी पे आपने जो है वो अब रजिस्टर्ड रहना है। प्लस मैंने आपको कहा था कि जो पुराना वाला गूगल क्लासरूम है उसमें आपकी एक वीक की अटेंडेंस है इन फॉर्म ऑफ अटेंडेंस असाइनमेंट। तो वो अटेंडेंस अब जो है वो फॉरवर्ड होगी इस वीक में जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्हें। तो इसलिए आपने उस क्लासरूम को भी अभी लीव नहीं करना क्योंकि पिछले वीक तक का सारा डेटा उसी क्लासरूम में अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई उस पे भी तो अभी सर एनरोल है। पिछले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काइंडली मुझे कंप्लीट करने दें। तो आप अभी जी इस सर। पुराने क्लासरूम पे भी इनरोल रहें ताकि वहाँ से आपका अटेंडेंस का डेटा कलेक्ट करके मैं फॉरवर्ड कर सकूँ। और जो पिछले वीक की अटेंडेंस है वो तो हमारी चैट पे आती है, उसका तो कोई इशू नहीं है। और एक और चीज़ ये है कि जो सीआर अब्दुल्ला हैं उन्होंने एक काम करना है। मैं आज इस गूगल क्लासरूम सॉरी व्हाट्सएप के ग्रुप पे आप लोगों की क्लास की जो अटेंडेंस शीट है वो फॉरवर्ड करूँगा। तो अटेंडेंस शीट में ये देखना है कि जितने स्टूडेंट्स उसमें मेंशन्ड हैं क्या वो स्टिल एनरोल्ड हैं इस कोर्स में या नहीं। तो उसमें ये है कि स्टूडेंट खुद भी देख के अपना स्टेटस और अपना रोल नंबर ग्रुप पे भेज सकता है या अब्दुल्ला को बता दें, अब्दुल्ला मुझे फाइनल फॉर्म में बता देगा कि इस अटेंडेंस शीट में कौन कौन सा स्टूडेंट स्टिल एनरोल्ड है, किसी ने फ्रीज तो नहीं कर दिया या किसी ने लीव तो नहीं कर दिया, ताकि जब मैं आपकी अटेंडेंस फॉरवर्ड करूं तो मुझे पता हो कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो लीव कर चुका है और कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल्ड थे। और अगर उनकी पीछे के वीक्स की अटेंडेंस नहीं भी है मेरे पास तो मुझे उसका फिर टेक केयर करना है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट जो मैं आज भेजूंगा ग्रुप के ऊपर इसमें से आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है कि आपका नाम उसमें होना चाहिए और आप सब जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं क्लासरूम पे भी और उस अटेंडेंस शीट में भी जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपका नाम है। तो आज से जो अटेंडेंस है वो फॉरवर्ड हुआ करेगी कोऑर्डिनेटर को और कोऑर्डिनेटर जो है वो अटेंडेंस सिस्टम में एंटर करेगा और पिछले जो 4 वीक की अटेंडेंस है वो भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा कोऑर्डिनेटर को। तो इसलिए ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि उन्हीं लोगों की अटेंडेंस जाए जो स्टिल सिस्टम में मौजूद है। जी यावर, आप क्या पूछ रहे हैं?
सर वो आपसे कल शाम के टाइम व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, वो आपने फिर आप कह दिया था सर। उसमें पिछले लास्ट वीक में जो वीडियोस थी सर, वो नेट में डाउनलोडिंग का कोई इशू था, मैं मेरी तरफ से जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं डाउनलोड करके सुन नहीं कर पाया था। तो मैंने ये 2 डेज में लेक्चर 4 पार्ट 2 तक मैं आपके साथ हो गई हूँ। सिर्फ एक ओके। एक की 2 वीडियोस अब रहती है मेरी ना सर। उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सर आज के लेक्चर के जब ये एंड होगा ये वाली मीटिंग, सर आप काइंडली जो दूसरी मीटिंग आप अच्छा, वो क्वेश्चन इसमें आंसर के हम लिए ऐसे कॉल कर आप लेते हैं करेंगे। कि ये जो आज का लेक्चर है और जो कल का लेक्चर है, वो तो हम जो फ्रेश लेक्चर होगा और उसका क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। मीनवाइल आप ठीक है जो सर। आपकी वीडियोस अभी रहती हैं वो देख लें। तो जो वेंसडे जी की सर। क्लास है वो पूरी की पूरी हम फिर जो है वो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सेशन। आंसर से ठीक है सर, ये भी बेस्ट ठीक है। है। तो आज ठीक और है सर, कल हम ओके फ्रेश सर। कंटेंट पढ़ लेते हैं और उससे रिलेटेड ही आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर वेंसडे वाली ठीक है सर। क्लास सोलली जो होगा वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है सर सर निज़ार भाई। ये क्लास उनका ओके। कोड भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा। क्लासरूम का कोड, अच्छा चलें। चलें, नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर, सो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो म्यूटेड रहेंगे और फिर लेक्चर के एंड में जो है वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सर हम अटेंडेंस उसी तरह मतलब चैट में ही लगाएं? जी, अटेंडेंस चैट पे भेजें और मेरे पास फिर फाइल क्रिएट हो जाती है, वहाँ से फिर मैं फॉरवर्ड करूँ। अच्छा सर, ये मेरे फोन से नहीं लग रही तो फिर मैं पीसी से एंटर करूँ, फोन से खाली नेम एंटर हो रहा था। Okay, now we'll start active filters. एक्टिव फिल्टर्स पे जाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज बिल्डअप करना ज़रूरी है, जिसमें हम एनालॉग फिल्टर्स को क्योंकि डील करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो व्हाट इज़ एन एनालॉग फिल्टर? एनालॉग फिल्टर का अगर आप नोटेशन देखें तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसको शो किया इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक। तो अभी ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आपके पास इनपुट वोल्टेज, टू पोर्ट सिस्टम है, इनपुट वोल्टेज इन दो टर्मिनल्स के दरमियान अप्लाइड है और इन दो टर्मिनल से आप आउटपुट ले। अब ये जो आपका एनालॉग फिल्टर है, यहाँ मैंने इसको एज जनरल कैटेगरी ड्रॉ किया है। यानी जनरल कैटेगरी में ये कह रहा हूँ कि इस एनालॉग फिल्टर को जो डिज़ाइन किया गया है, यानी इस ब्लॉक के अंदर जो सर्किट मौजूद है, दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ ओनली पैसिव एलिमेंट्स। तो अगर वो सिर्फ पैसिव एलिमेंट से बना हुआ है, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की हेल्प से बना हुआ है, तो दिस मीन्स के उस पर्टिकुलर फिल्टर को हम कहेंगे कि दैट फिल्टर इज नोन एज पैसिव फिल्टर। और अगर उसमें कोई एक्टिव एलिमेंट भी मौजूद है, जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो फिर वो आपका एक्टिव फिल्टर होगा। और उस एक्टिव फिल्टर में पैसिव कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक कंपोनेंट भी एक्टिव है तो फिर वो फिल्टर एक्टिव फिल्टर्स की कैटेगरी में चला जाएगा। अब पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है कि जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, वो आपके क्या होते हैं, वो पावर कंजम्पशन कर रहे होते हैं, जबकि एक्टिव फिल्टर जो है वो गेन भी प्रोवाइड करता है, जैसे आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में देखा था। तो अभी जनरली अगर हम बात करें तो जो एनालॉग फिल्टर्स होते हैं, दे कैन बी ईदर एक्टिव फिल्टर्स और पैसिव फिल्टर्स। ओके, फिर पहले हम स्टार्ट लेते हैं विद पैसिव फिल्टर्स, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर उससे हम स्विच करेंगे कि हमें पैसिव फिल्टर्स को छोड़कर एक्टिव फिल्टर्स की तरफ क्यों स्विच करना पड़ता है। तो पैसिव फिल्टर्स जो हैं, दे कैन बी ईदर आरसी सर्किट, आरएल सर्किट और आरएलसी सर्किट्स। इसमें रेजिस्टेंस के अलावा कोई एक कंपोनेंट जो है वो एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट ज़रूर होता है, जो कि कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस है। क्योंकि अगर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट सर्किट होता है, तो अगर आपने फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, तो अगर उसमें आप सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट करके फ़िल्टर डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट जो है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट सर्किट है, तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस ना आए, क्योंकि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की जो एडमिटेंस होती है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दैट्स वाई जब आपका कैपेसिटर या इंडक्टर ऐड होता है सर्किट में, तो फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस जो है वो ऐड हो जाती है। अब हम सिंपल सी एक एग्जांपल से अगर स्टार्ट करें, विच इज़ अ आरसी सर्किट। तो ये जो आरसी सर्किट है, ये एक सीरीज आरसी सर्किट से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ये जो सीरीज आरसी सर्किट है, इसमें आप जो आउटपुट वोल्टेज कंप्यूट कर रहे हैं वो अक्रॉस कैपेसिटेंस कंप्यूट कर रहे हैं। अब ये जो आरसी सर्किट है, ये आरसी सर्किट हम ऑलरेडी जो है वो इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो बिल्डअप कर चुके हैं।
ठीक है, ये हमने जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर किया था तब हमने इसको देखा था। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर सर्किट की जो मैंने जनरल फिगर बनाई थी, इसमें जो ट्रांसफर फंक्शन है, व्हाट इज अ ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन आपको ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर सर्किट है ये इनपुट को आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अगर ये ट्रांसफर फंक्शन इटसेल्फ जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन है, सो दिस मीन्स कि फिर ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी वेरिएंट हो सकता है, यानी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है तो फिर तो उसमें आपकी सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएंस आएगी आउटपुट के अंदर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसमें कोई वेरिएंस नहीं आएगी। तो अगर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट हो देन दिस h would not be a function of omega. Okay, now let's come back to this circuit, RC circuit. इस RC सर्किट का अगर आपने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको इस कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाना होगा। सो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है उसकी इक्वेशन बनेगी एक्स सी डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स सी इंटू वी इन। ठीक है, सिंपली आप जब वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो वोल्टेज डिवाइडर लगाने के बाद आप जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो इसको रीअरेंज करने के बाद आपके पास ट्रांसफर फंक्शन यानी वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इन की जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है एच ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर सी जी ओमेगा। जी कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? नो सर। ओके, कीप योरसेल्फ म्यूटेड देन, बीच में डिस्टरबेंस ना करें। ओके, अब ये हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आ गया, अब ये ट्रांसफर फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जे यानी इमेजिनरी जो नंबर है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। So that's why this is a complex number. So if it's a complex number, then you will have its magnitude and its angle as well. यानी इसमें फेज और मैग्नीट्यूड दोनों की इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो ये जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है ये जनरली अगर मैं देखूं तो ये 1/a प्लस जे बी टाइम्स के इक्वलेंट है। यानी जनरल फॉर्म आप ये कह सकते हैं कि a को मैं 1 अज्यूम कर लूं और b को मैं आर सी ओमेगा अज्यूम कर लूं तो ये 1/a प्लस जे बी के इक्वलेंट है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कंप्यूट करूं तो सिंपली जो न्यूमरेटर है वो रियल नंबर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इससे आपके पास जो है वो इसका मैग्नीट्यूड कंप्यूट हो जाएगा। और अगर आपने इसका फेज कैलकुलेट करना है तो इसका फेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो रिलेशनशिप होती है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। और ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यूमरेटर का फेज 0 है और डिनोमिनेटर का जो है वो न्यूमरेटर वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो माइनस tan इनवर्स b बाय a, b आपके पास ओमेगा आर सी है और a जो है वो आपके पास 1 है। तो दैट्स वाई आपके पास जो है वो फेज की जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस tan इनवर्स आर ओमेगा सी। अब आपके पास मैग्नीट्यूड की भी इक्वेशन मौजूद है और आपके पास फेज की भी इक्वेशन मौजूद है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट भी कर सकते हैं। अब अगर आपने इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है तो ये मैंने जो है वो रफली मैग्नीट्यूड को प्लॉट किया है और ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास डिकेइंग फंक्शन है। ये डिकेइंग फंक्शन क्यों है? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें जो मैग्नीट्यूड का आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज 1/1 प्लस ओमेगा आर सी स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में आपके पास न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में ये 1 कांस्टेंट है प्लस ओमेगा इज अ वेरिएबल, आर एंड सी आर कांस्टेंट्स। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो दिस मीन्स ये डिनोमिनेटर आपके पास इंक्रीज करेगा। जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल फंक्शन आपका ड्रॉप करेगा।
तो दैट्स वाई ये आपको डिक्रीजिंग फंक्शन नजर आ रहा है। और ये स्टार्ट 1 से क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 है यानी ओमेगा 0 है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आप ओमेगा को 0 प्लग इन कर दें तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई आपका ये फंक्शन जो है एट 0 फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है जो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ये ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, इस तरह अगर आप फेज रिस्पॉन्स देखें तो फेज रिस्पॉन्स भी स्टार्ट होता है 0 से, यानी जब आप फ्रीक्वेंसी को 0 सेट करेंगे तो फेज लैग जो है आपका 0 आएगा, एंड जब आप जो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो ये मैक्सिमम -90 डिग्री तक आरसी सर्किट के केस में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फेज रिस्पॉन्स है। अब ये हमारे पास इस पर्टिकुलर फिल्टर के यानी आरसी सर्किट से जो फिल्टर बना हुआ है, इस फिल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स भी आ गया है और इस फिल्टर का फेज रिस्पॉन्स भी आ गया है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है ये आपको ये बता रहा है कि जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं उनको ये हायर गेन प्रोवाइड कर रहा है, और जो जो आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं इसका गेन ड्रॉप होता जा रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ लो पास फिल्टर। ठीक है, तो यानी ये आरसी सर्किट जब आपके पास इसमें आप कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट लेते हैं तो दिस आरसी सर्किट एक्ट्स एज अ लो पास फिल्टर। ठीक है, अब इस लो पास फिल्टर में अगर मैं इनपुट वोल्टेज ये प्रोवाइड करता हूँ वी आई इज इक्वल टू कॉस 50t प्लस कॉस 800t, यानी जो मैं इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ इट कंटेन्स टू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, एक स्लाइटली लो फ्रीक्वेंसी पे 50t यानी ओमेगा आपके पास यहाँ पे 50 है, और यहाँ पर ओमेगा आपके पास 800 है। ठीक है, कॉस ओमेगा टी जनरल फॉर्म होती है या कॉस 2 पाई एफ टी होती है, तो ये कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो यानी ये जो सिग्नल है इनपुट सिग्नल ये दो फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है, यानी ये कुछ इस तरह का सिग्नल होगा जिसमें दो फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये आपने इस फिल्टर को प्रोवाइड कर दिया। अब जब आपने इस फिल्टर को प्रोवाइड कर दिया अब आपने क्या करना है, अच्छा आप ये देख सकते हैं कि जो दोनों आपके पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस कॉस के साथ कोई स्केलिंग फैक्टर हमें नहीं नजर आ रहा, तो दिस इज यूनिटी, और इस कॉस के साथ भी यूनिटी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जो इनपुट सिग्नल है उसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1, और इनमें जो फेज है दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस या माइनस थीटा की टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही दोनों में। जो जनरल कॉस की फॉर्म होती है कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दिस मीन्स ये जो दोनों सिग्नल्स हैं दे आर एट 0 फेज। ओके, अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने इस इनपुट सिग्नल के करस्पॉन्डिंगली आउटपुट कैलकुलेट करनी है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर आपने आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो अब आप आ जाएं इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स पे। आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो अब अगर मुझे इनपुट वोल्टेज गिवन है और मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालनी है तो दिस मीन्स मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा और मैं लिखूंगा आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टाइम्स इनपुट वोल्टेज। ठीक है, h of omega is equivalent to v naught by vi, so if I need to calculate v naught then v naught would be equivalent to h of omega into vi। ठीक है, so इसका मतलब ये है कि अब मुझे जब आउटपुट वोल्टेज निकालनी है तो अब इनपुट सिग्नल मेरे पास मौजूद है। इनपुट सिग्नल का पहला जो कंपोनेंट है वो है cos 50t, यानी अगर cos 50t है तो दिस मीन्स इस पे मेरे पास ओमेगा जो है वो 50 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एट 50 अगर आपके पास ओमेगा है तो उस टाइम पे आपका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज क्लोज टू 0.9। ठीक है, ये 200 है ओमेगा और ये 0 है ओमेगा, तो 50 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। दिस मीन्स फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 50 आपका जो फिल्टर है वो तकरीबन 0.9 आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करा है। सो दिस मीन्स एट 50 मैग्नीट्यूड आपके पास जो आउटपुट आ रही होगी दैट वुड बी इक्वल टू 0.95। और अगर आप 800 वाला कंपोनेंट उसको देखें तो 800 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स 0.2 से भी कम है। सो दिस मीन्स रफली यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.13। इसी तरह से आप दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो फेज को भी देख सकते हैं कि 50 के ऊपर फेज कितनी है
और इस तरह से 800 के ऊपर फेज कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप आउटपुट की इक्वेशन लिख सकते हैं 0.95 cos ऑफ 50t माइनस जो भी फेज आ रहा है आपके पास प्लस 0.13 cos ऑफ 800t माइनस जो भी आपका फेज आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट की इक्वेशन आ गई। तो हमने क्या यूज किया, हमने इनपुट को मल्टीप्लाई किया विद द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गई, और हमने फेज जस्ट यहाँ से इस ग्राफ से देख के और फेज को भी सिग्नल के अंदर ऐड कर दिया। तो दिस मीन्स अगर आपको एक फिल्टर रिस्पॉन्स गिवन हो, आप उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स ड्रॉ कर लें, और फिर आपको कोई भी इनपुट सिग्नल दे दिया जाए तो आप उस इनपुट सिग्नल के करस्पॉन्डिंगली आउटपुट की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि जो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, अटेनुएशन बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके आउटपुट जो टर्म है उसके अंदर जो लो फ्रीक्वेंसी है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उसके साथ जो स्केलिंग फैक्टर है दैट इज 0.95, जबकि जो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है उसका जो स्केलिंग फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 0.13। सो दैट मींस क्योंकि ये लो पास फिल्टर है आपके पास, सो इसलिए इसमें जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है और जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उनका मैग्नीट्यूड कम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आएगी उसमें क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सप्रेस हो रही है तो इसलिए इसमें आपके पास जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसका कंपोनेंट जब कम हो जाएगा तो ये सिग्नल थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जब पीछे भी मैंने आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था कि जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आउटपुट होता है दैट इज अ स्टेप रिस्पॉन्स, उसको अगर आप लो पास फिल्टर से गुजारें तो लो पास फिल्टर उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को सप्रेस कर देता है और सिग्नल आपका स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो वो यही रीजन है कि आपके हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन आप मिनिमाइज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई सिग्नल जो है वो स्मूथ हो जाता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमें एक्टिव फिल्टर्स की तरफ जाने की क्यों जरूरत है जब हमने पैसिव फिल्टर्स को पढ़ लिया। एक्टिव फिल्टर्स में जाने की जरूरत इसलिए है कि पैसिव फिल्टर्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशन हैं, और उसमें से पहली लिमिटेशन ये है कि जो आपके पास पैसिव फिल्टर है ये डिप्लीट कर देता है पावर को, यानी पावर को रिड्यूस कर देता है। पावर को इसलिए रिड्यूस कर देता है क्योंकि इस सर्किट का जो रेजिस्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट है ये दोनों खुद भी पावर कंज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब है वी इन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि इन दोनों का जो ड्रॉप है उसको अगर आप माइनस कर दें तब भी आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है। सो दिस मीन्स कि आपका जो पैसिव फिल्टर सर्किट है वो पावर को डिप्लीट करता है या पावर कंज्यूम करता है। एक तो लिमिटेशन इसकी ये है। ठीक है, और दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसमें देयर इज नो आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो आरसी सर्किट था इसमें यहाँ हम इनपुट वोल्टेज ले रहे थे और यहाँ हम कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज ले रहे थे। अगर इसमें मैं इस आउटपुट वोल्टेज के क्रॉस एक लोड कनेक्ट कर दूं तो अब क्या होगा, मेरा आउटपुट वोल्टेज वो नहीं रहेगा जो पहले था। ठीक है, लोड के ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा इस आउटपुट साइड पे, बल्कि आउटपुट साइड भी नहीं हम कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि आपका जो ओवरऑल पूरा का पूरा सर्किट है उसका जो रिस्पॉन्स है उसको आपको री इवेलुएट करना पड़ेगा। यानी जब मैंने यहाँ कैपेसिटर के पैरेलल में एक लोड कनेक्ट कर दिया, यानी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास एक फिल्टर था इसके साथ कैस्केड में मैं आगे और कंपोनेंट्स अगर ऐड करना चाहूँ या एक और फिल्टर ऐड करना चाहूँ या लोड ऐड करना चाहूँ तो क्या होगा कि इस लोड के ऐड होने के बाद आपको इस सर्किट को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा और आपकी आउटपुट वोल्टेज वो नहीं रहेगी जो इस लोड को ऐड करने से पहले थी, क्योंकि अब जब आप आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे तो अब आपकी आउटपुट साइड में इस कैपेसिटर के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस भी एडेड है। तो अब आप जब वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प लेंगे तो उस वोल्टेज डिवाइडर में इस लोड का इम्पैक्ट भी आ रहा होगा। सो दिस मीन्स आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा अगर आप इस फिल्टर के साथ कैस्केड में कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आउटपुट साइड पे आपकी कोई आइसोलेशन नहीं है, अगर कोई कंपोनेंट ऐड होता है तो वो इस सर्किट के अपने रिस्पॉन्स को भी चेंज कर देता है। तो हमारा जो एक्टिव फिल्टर की एक पॉजिटिव पॉइंट होगा वो ये होगा कि उस एक्टिव फिल्टर के साथ अगर आप आगे कोई और कंपोनेंट्स कैस्केड में लगाते जाते हैं तो उस जो आपका सर्किट इटसेल्फ है उसकी आउटपुट वोल्टेज के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज आपकी वही रहेगी। तो इनपुट और आउटपुट साइड पे इस पैसिव कंपोनेंट में अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो इस सर्किट का अपना रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली आइसोलेशन।
तो जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं, एक्टिव फिल्टर्स में पहला पॉइंट ये है कि इनकी अपनी पावर सप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये कि जो आपका सिग्नल आ रहा है, इनपुट सिग्नल, उसकी पावर में से ये अपना पार्ट कंज्यूम नहीं करते क्योंकि इनकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई है, और ये आइसोलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑप एम्प्स के ऊपर। तो ऑप एम्प्स में आपको पता है कि ऑप एम्प्स में आपके पास जो ऑप एम्प है उसकी अपनी प्लस माइनस वीसीसी पावर सप्लाई होती है, वो उसमें से पावर कंज्यूम करता है। सो दिस मींस वो वी इन में से कोई पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। और आइसोलेशन जो है, आइसोलेशन इसलिए होती है कि अगर मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ कनेक्ट किया है और वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसका गेन -R2/R1 है, तो वो -R2/R1 ही रहेगा, चाहे मैं यहाँ कैस्केड में मल्टीपल स्टेजेस ऐड करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें 3 हमने कैस्केड में ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट लगाए थे। तो कैस्केड में लगाने से इंडिपेंडेंटली अगर आप एक एक स्टेज को देखें तो उनके गेन और उनके फेज रिस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर आप मल्टीपल स्टेजेस ऐड करने के बाद भी एक स्टेज को इवेलुएट करें या उस स्टेज का अकेला सर्किट भी आपके पास हो, तो दोनों के रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो उस पर्टिकुलर स्टेज का रिस्पॉन्स है वो अनचेंज्ड रहेगा, वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो दैट्स बेसिकली आइसोलेशन, ठीक है। तो यानी जो आपका प्लस इसमें एक और एडिशनल पॉइंट्स ये है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट्स होंगे दे कैन बूस्ट पावर। बूस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि वो गेन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब वो गेन प्रोवाइड करते हैं तो आपके आउटपुट की पावर जो इनपुट से बूस्ट अप हो जाएगी। प्लस जो है इनका रोल ऑफ जो होगा दैट वुड बी शार्पर। रोल ऑफ क्या होता है? जैसे अभी आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स देखा था लो पास फिल्टर का, तो उसमें आपने देखा था कि आपका जूं जूं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता आपका गेन ड्रॉप कर रहा था। तो जो ओपन बेस्ड सर्किट्स होंगे उनमें ये मजीद शार्पली डिके आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आरसी सर्किट में इस रोल ऑफ फैक्टर को, ये डिके को फास्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मजीद कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड सी ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये गेन रिस्पॉन्स आपका शार्प हो जाए या तेजी से रिड्यूस हो। सो एक्टिव फिल्टर्स बेसिकली जो हैं उनके अभी हमने देखा कि उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, और पैसिव फिल्टर्स के ऊपर उनकी क्या क्या, पैसिव फिल्टर्स की लिमिटेशंस को किस तरह से केटर ऑन करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ इसको मैं एंड करूँगा। इस लेक्चर से आगे जो कल की क्लास होगी उसमें हम, क्योंकि आज हमने पैसिव लो पास फिल्टर देखा है, तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह एक्टिव लो पास फिल्टर डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। सर ये आपने ऊपर इमेजिनरी नंबर करके लिखा है सर, ये तुम्हारे मैं पार्ट चूसूंगा, मुझे भेज दिया। हाय 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 मुझे। हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। सर ये ना आपने हमें ना ये जो ये सबको म्यूट कर दे, ये शोर बहुत आ रहा है बैकग्राउंड में, सबको म्यूट कर दे, सिर्फ इसको बच्चे को लाओ। यहाँ ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और मैं देख सकता हूँ कि किस किस की अनम्यूटेड है। तो ये जो भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं फिर कॉन्सिक्वेंसेस ये खुद देख रहे हैं, ठीक है। क्या बोलूं सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। सर ये आप म्यूट कर दे सबको, सिर्फ यावर को सर वो करें आप। आपको क्या मिलूं? आपको मैं क्या पकड़ लो अपने पकड़ लो, मर तो मंगल डालूंगा, तेरी शर्म गाड़ चूसूंगा। दानियाल दानियाल को रिमूव कर दे सर, ये हमारी क्लास का नहीं है। हमारे में तो ये कहाँ से ऐड हुआ है फिर? ये सर ग्रुप कोई में पता नहीं, हमारी क्लास का नहीं है। अब्दुल्ला अगर आप ऑनलाइन हैं तो इन्हें रिमूव करें, दानियाल को। सर ये हर क्लास में खुद ही ऐड हो जाता है। ग्रुप तो आपका अपना क्रिएटेड है ना, इसमें से इन्हें रिमूव करें फिर। अच्छा यावर आप अपना क्वेश्चन। सर ये ना कोई स्टूडेंट है जो इसे ऐड करता है सर। अच्छा तो लिंक तो सर हमारे पास ही होता है, तो वो शायद उसे पर्सनली लिंक भेज देता हो, इस तरह भी सर हो सकता है कुछ। अच्छा ठीक है।
सर यहाँ से लिमिटेशन लग जाती है, आप लिमिटेशन लगा देंगे कितने बंदे ऐड हो सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा बंदा ऐड नहीं होगा, जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है उतनी पे लिमिटेशन लगा दें आप, उससे ज्यादा बंदे ऐड नहीं हो सकेंगे फिर। अच्छा, अभी क्वेश्चन है किसी का? सर मैं पूछते जा रहा था जी यहाँ पे पूछें। सर, आपने जब बिल्कुल ये फ्रंट पेज पे ना आपने लिखा एच एफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर सी ओमेगा जे ना, फिर आपने सर लिखा इन जनरल 1/a प्लस जे बी, सर ये क्या चीज थी? वो मैंने ये लिखा था कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जनरल फॉर्म उसकी हो 1/a प्लस जे बी, तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर सही उस हो गया जनरल सर। नंबर में हमने देखा कि हमारे केस में a क्या है और b क्या है, और फिर हमने उसकी सही। वैल्यूज प्लग इन कर अच्छा, ए की जगह सर आपने कह दिया 1 है और दी। बी a की की जगह जगह 1 है। आर सी ओमेगा, ठीक हो गया। और सर ये माइनस जो आया ये इस वजह से है वो न्यूमरेटर का फेज डिफरेंस 0 होता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 0 है और जो डिनोमिनेटर का है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया सर। और सर ये जो आपने ग्राफ में पहला जो मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, दूसरा फेस का ग्राफ है सर। जी जी ठीक है सर, ये बात भी। और सर ये जो आपने इनपुट पे cos 50t प्लस cos 800t ना, ये अपने पास से सेट की भी वैल्यूज हैं या इनके जी पीछे जी हमें एक कोई साइंस है? सैंपल इनपुट गिवन है। ये सैंपल ये इनपुट आउटपुट गिवन है, कैलकुलेट। ठीक हो गया सर। ठीक है सर ये इस इक्वेशन में सर पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है, वो जो फेज है हमारे पास वो बता दें। कौन सी इक्वेशन में? सर जो इनपुट की इक्वेशन है जिसमें इनपुट की जो इक्वेशन फेज में की जो बात। आपके पास कॉस के दोनों कंपोनेंट्स हैं वो दोनों जीरो फेज के ऊपर हैं। आप कॉस की अगर जनरल इक्वेशन देखें तो होती है कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये ओमेगा जी 50 सर जी। एग्जिस्ट कर रहा है, थीटा एग्जिस्ट नहीं करा, तो यहाँ कोई फेज नहीं है। लेकिन फिल्टर से पास जी होने के बाद जो आउटपुट आ रही है उसमें फेज इंट्रोड्यूस हो गया है ड्यू टू कैपेसिटेंस। ठीक हो गया सर। फिर नीचे फेज सर कैसे सर ऐड और हुए सर हैं? वो फेज फेज बता दें सर जी कैसे की है, ऐड कैसे की है इसमें सर जी वो बता दें। हाँ जी, -15 और कैलकुलेट ऐसे ऐड किया है -34। कि जो ये आपके पास फेज रिस्पॉन्स का कर्व है ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज है। तो आपके पास जो 50 वाला कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट आप देखेंगे कि आपके पास y एक्सिस पे कितनी फेज आ रही है, और इसी तरह 800 वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए देखेंगे कि आपके पास y एक्सिस पे कितनी फेज आ रही है। जो भी फेज आपके पास आ रही है उसको आप माइनस के साथ दोनों कंपोनेंट्स में ऐड कर देंगे। सही बात ही समझ आई सर। देखें, जब आपने मैग्नीट्यूड देखना है जो ये 0.95 और 0.13 आ रहा है, इसके लिए जी आप सर, देखेंगे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स वाला कर्व। इसमें आप ठीक है देखेंगे सर। एक्स एक्सिस पे आपके पास ओमेगा रन कर रहा है, तो आप देखेंगे कि एक्स आपका जो ठीक है कंपोनेंट है सर। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे अगर मेरे पास 50 है फ्रीक्वेंसी, तो 50 के अगेंस्ट मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस में कितनी आउटपुट आ रही है जो कि 0.9 से ज्यादा है। ठीक है, जी सर। और इसी तरह से जो 800 है वो 0.2 से कम थी, तो वहां से मैंने 1.9 ले ली और एक 0.12 ले ली। ठीक है, या 0.13। और जब आपने फेज देखना होगा तो फेज रिस्पॉन्स में आप देखेंगे कि 50 फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट फेज कितना आ रहा है यहाँ से, और इसी तरह से आप देखेंगे 800 फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट कितना फेज आ रहा है, और उन दोनों फेजेस को आप यहाँ पे यूज कर लेंगे सिंपली। सर ये जो अभी आपने एक और बात ये बता दिया, आप ऐड करेंगे या सेपरेट करेंगे सर, एक वो बात रिपीट कर दें। सब्ट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे फेज लैग आ रहा होता है, आरसी सर्किट है तो ना, तो सर आप इसलिए पिछले लेक्चर में कहा था फेज में ऐड या मल्टीप्लाई होता है, आपने एक ऐसी बात भी बोली थी अपने इसी से वो मैंने पिछले। आपको तब बताया था जब कैस्केड में हमने लगाया था मल्टीपल स्टेजेस में, जी वो सर। खैर डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। यहाँ भी हम जी एक सर। स्टेज की बात करें तो इससे कंफ्यूज ना करें। अच्छा सर, ये जो आपने जो आपने ये क्वेश्चन लिखी 0.95 cos 50, सर ये चीज क्या शो कर रही है हमें? ये आपकी आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन है। सर ये जो हमने फिल्टर यूज कर रहे हैं ये सर लो पास फिल्टर है ना जी सर, तो ये इसकी आउटपुट शो कर रहा है ये वाला हाँ जी, इक्वेशन। अब इसकी आउटपुट के जो दोनों कंपोनेंट उसमें आप देख सकते हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है उसके साथ स्केलिंग फैक्टर आपके पास 0.95 का है, यानी क्लोज टू 1 है। ठीक लेकिन ठीक जो है सर। हाई फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो है वो 0.13 है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला सप्रेस हो गया। ठीक है सर, ठीक हो गया सर। और सर ये आपने फिर कहा कि आउटपुट इज डोमिनेटेड बाय लो फ्रीक्वेंसी, वो सर ये दो इसमें जो डोमिनेट करके ये लो फ्रीक्वेंसी वो 0.13 वाला कंपोनेंट है ना सर? नहीं नहीं, जी सर। 0.95 वाला जिसके साथ स्केलिंग फैक्टर ज्यादा है वो डोमिनेटिंग है ना। 50 टी फ्रीक्वेंसी कम है, 800 टी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सही हो गया सर, 50 टी ठीक हो वाला गया सर। डोमिनेटिंग है और 800 टी वाला जो है वो सप्रेस हो गया। और सर ये सर ये फिर एक्टिव फिल्टर हमने डिस्कस किया ना।
एक्टिव फिल्टर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ये सारी कैलकुलेशन हमने पैसिव की है, एक्टिव के सिर्फ हमने भी प्लस पॉइंट्स देखे हैं। एक्टिव फिल्टर हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो सर इसमें कैपेसिटर भी यूज हुआ है? देखें आर एंड सी जो एलिमेंट्स है ना, आर एंड सी एलिमेंट्स बेसिकली आपके जो हैं वो कोई गेन नहीं प्रोवाइड करते, तो इसलिए हम आर सी बेस्ड जो सर्किट्स होते हैं उन्हें पैसिव फिल्टर्स, जो ऑप-एम्प बेस्ड होते हैं उनको हम एक्टिव फिल्टर्स कहते हैं, क्योंकि ऑप-एम्प जो गेन भी प्रोवाइड करता है। ठीक हो सर ये सर इस पेज पे आप रुकिएगा थोड़ा सा। सर ये जो आपने अभी आपका पॉइंटर जिस जगह पे आपने रखा हुआ है ना, ये वाली जो सर वेव आ रही है, हम ये समझे ये विद नॉइस आ रही है और आउटपुट में नॉइस नहीं हो नहीं, गया। ये जो वेवफॉर्म है ये इनपुट की वेवफॉर्म है, और इस इनपुट की वेवफॉर्म में हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दोनों है। ठीक हो गया जब सर। आपने इसको फिल्टर से गुजारा तो फिल्टर से गुजरने के बाद इसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्योंकि सप्रेस हो गया है, तो इसलिए ये थोड़ा स्मूथ हो गया है। लेकिन सर अभी आपने पीछे कहा कि जो यहाँ लिखा हुआ था कि डोमिनेट कर जाएगा, आउटपुट इज डोमिनेटेड बाय लो फ्रीक्वेंसी ना। हाँ, तो अब हमें यही नजर आ रहा है ना कि हमारे पास आउटपुट पे जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो नजर आ रहा है, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था वो सप्रेस सही हो गया सर। ठीक है सर, समझ आ गई सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जज़ाकल्लाह। जी अब्दुल्ला। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, ये जो अटेंडेंस शीट है ना वो एक दफा ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि हर बंदा अपनी अटेंडेंस एक दफा देख ले, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो आपको कह दे कि अटेंडेंस ठीक है, लगी है या नहीं लगी। अभी गूगल क्लास जो आपका सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो एक्सेल शीट भेज देता हूँ, आप देख लें कि आपका जी नाम सर। उसमें है या नहीं। और ये अब्दुल्ला आपने देखना है ठीक कि है सर। उसमें कोई एडिशनल स्टूडेंट जो फ्रीज कर गया हो या उसने छोड़ दिया हो वो तो नहीं है। जी सर। ठीक है, ठीक है सर, मैं वो देख लूँगा। ओके सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह।